नेक्स्ट टॉपिक है सेल का। अभी हम जब जस्ट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि परमिएबिलिटी कैसी होती है, अब पढ़ेंगे कि किस तरह से होती है। हाउ द डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, ठीक है, सेल के अंदर जो चीजों की मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है। तो ये बेसिकली तीन तरह से होती है, जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की सेल के अंदर वो तीन तरह से होती है। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन, दूसरा आता है ऑस्मोसिस, तीसरा आता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीनों को तीन तरह से मूवमेंट होती है हमारे सेल में, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को हम अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन वर्ड का मतलब ही होता है अलग करना। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो चीजों को सेपरेट करता है। यूजुअली डिफ्यूजन कहाँ होता है, गैस में होता है, ऐसे तो ये लिक्विड में भी होता है, पर मोस्टली देखा गया है इसे गैसेस में देखा गया है। तो क्या करता है, मीन सेपरेट, मतलब अलग करता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो नेचर में चीज खुद पे खुद होती है, हमें फोर्स देने की जरूरत नहीं होती, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, उससे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। दूसरा क्या होता है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है, ठीक है। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब हाई जहां पे ज्यादा है वहां से स्टार्ट होगा कम की तरफ, ठीक है। हमेशा ये डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा से कम की तरफ होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। इसका एग्जांपल, जो डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डिफ्यूजन एंड ऑक्सीजन गैस का डिफ्यूजन, जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अगला है, ये होता कहाँ है, गैसियस एक्सचेंज में होता है। जब हम गैसों का एक्सचेंज करते हैं उसमें होता है। अब गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है। अब क्या होता है, जब हमारे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, मतलब जब हमारे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, तो मैंने क्या कहा था अभी, इस टर्म को आपको समझाया था कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जब सेल में ज्यादा हो गया तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा, मतलब हमारे बॉडी से बाहर की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से बाहर जाएगा, ठीक है। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सिमिलरली जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हमारे बॉडी के सेल्स जो है वर्क करते रहते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता रहता है। तो अब ऑक्सीजन हमने इनहेल तो कर लिया, अब बॉडी में जो सेल्स है वो अपना काम करते रहते हैं। अभी मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो काम करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी आने के कारण अब सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ पे है कम ऑक्सीजन, सेल के अंदर। अभी ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट से वो ऑक्सीजन लेगा और अंदर सेल को जाएगा, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। गॉट इट, इसको बोलते हैं हायर से लोअर जाने की, कंसंट्रेशन की तरफ जाना। और आपको पता है कि हमारे एनवायरमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं है, बल्कि एयर है। एयर क्या होता है, गैसों का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है कि हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और अदर गैस भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, सम लाइक अदर गैसेस भी है। तो उन गैसों को अलग करने का काम कौन सा प्रोसेस करता है, ये डिफ्यूजन। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमारे सेल को चाहिए ऑक्सीजन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो सेल के फंक्शन काम होने के बाद प्रोड्यूस होता है, जो कि बॉडी से बाहर फेंकना होता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा डिफ्यूजन। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कैसे जाता है, ये देखिए हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करेगा, सारी गैसों को अलग करेगा, सेपरेट करेगा। मैंने जो पहला वर्ड बोला मीन्स टू सेपरेट। उसके बाद ये लोअर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है वो दूर 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 तक फैल जाएंगे। तो इस टर्म का ये है मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। हमने जो सेल में जो मूवमेंट किस तरह से होती है उसका सबसे पहले पार्ट क्या डिस्क्राइब किया था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसा होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन,
सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है? गैसेस के पार्टिकल्स को अलग करने में। तो आज जो है जो दूसरा टाइप है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। सेल में जो मूवमेंट होती है वो 3 तरह से होती है। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो डिफ्यूजन को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफ्यूजन होता कैसे है, डिफ्यूजन कहाँ होता है। हमने अभी जो पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में, उसमें ये पढ़ा था कि डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और ये स्पेशली यूज कहाँ होता है? गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनको अलग करने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक सेल में जो पार्टिकल्स है या सब्सटेंसेस है, मूवमेंट किस तरह से होती है, वो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ऑस्मोसिस में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑस्मोसिस होता कैसे है। ऑस्मोसिस जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। प्रीवियस टॉपिक को हमने जब एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको सेल की परमिएबिलिटी को के बारे में बताई थी कि सेल की परमिएबिलिटी कितनी तरह से होती है। जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है उसी को सेमी परमिएबल भी कहा जाता है। एक्चुअल में सेमी परमिएबल सिलेक्टिव परमिएबल का ही पार्ट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है, इसमें भी डिफ्यूजन की तरह ही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है सेल के अंदर, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे बनता है? ये देखिए, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो ये इसमें मूवमेंट किसकी होती है? सॉल्वेंट की। सॉल्यूट की सिर्फ मूवमेंट नहीं होने देता है ये, ठीक है। प्रिवेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स, प्रिवेंट करता है सॉल्यूट पार्टिकल्स को। ये जो मैंने अभी आपको कहा कि सॉल्यूट पार्टिकल को जाने नहीं देता है, सॉल्वेंट को ही जाने देता है, ठीक है। प्रोसेस लास्ट अप टू द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जबकि ये इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिमेंबर रखना है। दूसरा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक की तरफ होता है कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है। तीसरा है कि जो मूवमेंट होती है वो सॉल्वेंट की होती है, सॉल्यूट की मूवमेंट को रोकता है। अगला, ये तब तक चलता रहता है प्रोसेस जब तक कि इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। लाइक दिस एक एग्जाम्पल है सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये है कि अब देखिए कि इसमें 2 मेम्ब्रेन है, तो ये कौन किसका एग्जांपल है? प्लांट सेल का, क्योंकि आउटर मोस्ट क्या है? सेल वॉल, और ये जो है ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कैसा है? सेमी परमिएबल। अब देखिए, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, ये है सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्ट। अब मूवमेंट होता है, हायर है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसा कॉन्सेंट्रेशन है? हायर है, मतलब ज्यादा अमाउंट में। यहाँ पे कैसा है? लोअर। अगर इधर ज्यादा होता है इधर कम होता है तो इस तरह से मूवमेंट होता है, लेकिन अभी क्या है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल अंदर को मूव कर रहे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। और ये सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट पार्टिकल। क्या हो गया? सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसको क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा, मूव करने से रोकेगा। तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल में सब्सटेंसेस के मूवमेंट का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल में मूवमेंट का, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। आपके सिलेबस में मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही यूज किया गया है। हमने अभी डिफ्यूजन डिस्क्राइब किया, ऑस्मोसिस डिस्क्राइब किया, अब फाइनल जो मेथड है सेल में सब्सटेंसेस का मूवमेंट का वो है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जो सब्सटेंस है वो मूव करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, नीचे से हमने पढ़ा अभी
कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, नहीं, इसमें अगेंस्ट होती है, इसमें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, कंसंट्रेशन के विरुद्ध होती है। ठीक है, तो किस तरह से होती है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां भी होता है वहां पे एनर्जी का खर्चा होता है, मतलब एनर्जी लगेगा तो एटीपी यूटिलाइज होगा ही होगा, यहाँ पे एटीपी भी लगता है। तीसरा है कि सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्ट एज ए पंप, जो सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो पंप की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम बेसिकली आपके सिलेबस में जैसे मैंने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में है, तो आपको जस्ट 3 पॉइंट ही याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। इसमें है सबसे पहला कि सब्सटेंस मूव करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करता है, और अगेंस्ट ही काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कंसंट्रेशन के साथ काम करता है तो इसको भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। जैसे हमने दो अभी टॉपिक पे स्टडी किया था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये क्या बोलते हैं, अगेंस्ट काम करता है कंसंट्रेशन के लिए, इसीलिए इसको क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी इसको कहाँ से मिलता है, एटीपी से। यहाँ पे एटीपी खर्च होता है, और ये प्रोटीन पंप भी एक्ट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह। अब जो बेसिक है एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है। बेसिकली ये दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको इस टेबल के फॉर्म में समझाऊंगी, जो आपको एग्जाम में, जब भी एक बात याद रखिएगा, आप लोग साइंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जो जब डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा उसको टेबल के फॉर्म में ही डिस्क्राइब कीजिएगा। कभी भी डिफरेंस को, जब हम छोटे हुआ करते थे तो क्या लिख देते थे, डिफरेंस को ऐसे करते थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिया, फिर लिख दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर यहाँ पे 2 लाइन लिख दिया, भाई तब तो मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन साइंस में हमेशा याद रखिएगा कि जो डिफरेंसेस होता है वो हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, हो सके तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल को जरूर मेंशन करना है, और डायग्राम, क्योंकि जो बायो है वो स्पेशली सारे के सारे जितने भी साइंस के टॉपिक है, या स्पेशली बायो, जो एग्जाम्पल और डायग्राम के बिना अधूरा है। तो डायग्राम जितना भी पॉसिबल हो मेंशन वहाँ पे बनाना है। आप हल्का फुल्का ही बना दे, इतना इलेबोरेट ना करे, पर डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा उससे मिलता है। ऐसा नहीं कि डायग्राम भी पूछा किसी और का हो और बना किसी और का दिया। तो एग्जाम्पल, डायग्राम और डिफरेंसेस पे ज्यादा ध्यान रखना है। ये अभी से रखेंगे तो आपको आगे आने वाले स्टडी या फर्दर अगर किसी ने साइंस रखा हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब आता है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि कंसंट्रेशन के विरुद्ध काम करता है, इसमें कंसंट्रेशन के साथ काम करता है, यही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तब इसमें क्या होगा, एटीपी तो भाई नहीं यूज होगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी क्या होगा, खर्च होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के विरुद्ध काम कर रहा है। दूसरा है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करता है, मतलब यहाँ पे ऐसे होगा, मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 बहुत दूर दूर होगा, ये मूव करता है हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें उल्टा होगा, जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हुआ था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगला है कि इसमें एटीपी की जरूरत होगी, इसमें एटीपी नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। अगला इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था आप लोगों को कि, ठीक है, जो एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम, मैंने एक पॉइंट लिखा था कि सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्ट एज ए पंप। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, जो सोडियम और पोटेशियम पंप चलता है, हमारे प्रोटॉन पंप चलता है हमारे सेल्स के अंदर, उनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही यूज होता है। इसमें ये पैसिव कहाँ होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यूज होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि सेल के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, कितने टाइप से होती है, उसको डिटेल में किस किस तरह से होती है हमने पढ़ा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन कितने तरफ से, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने जैसे आपको समझाया है कि सॉल्यूशन
क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलके बना होता है। सोल्यूशन क्या होता है, आपने हमेशा गर्मियों में अभी शरबत तो बनाए होंगे ना, तो पानी, एक गिलास पानी लिया हमने और उसमें चीनी डाला या सॉल्ट डाला, तो वो पूरा का पूरा क्या बना, सोल्यूशन। अगर पानी है तो वो क्या होगा, जो वाटर होगा उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट, और जो शुगर है मतलब चीनी, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट। तो याद रखना कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज्यादा मात्रा में होती है, एक्सेस अमाउंट में होता है, जबकि जो सॉल्यूट होता है ना वो कम मात्रा में होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पानी में बहुत सारा चीनी डाल देते होंगे और 2 बूंद पानी डालते होंगे, नहीं ना। शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी में 2 स्पून शुगर को मिलाते हैं, तो उससे क्या बनता है, शरबत तैयार होता है। तो शरबत इज अ सोल्यूशन। तो इसको सोल्यूशन आज से क्लियर हो गया कि उसमें सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है एंड आइसोटोनिक क्या होता है, हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, हाइपोटोनिक। हाइपो, हाइपो जहां भी वर्ड लग जाए तो उसका मतलब होता है कम, लेस, ठीक है, कम। हाइपोटोनिक, इसमें अभी मैंने आपको समझा दिया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, कंसंट्रेशन इज अ मात्रा, होगा वो कम होगा सॉल्वेंट से, ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। जैसे कि मैंने चीनी और पानी वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे पानी मान लो 1 गिलास लिया, चीनी हमने आधा, जैसे आधा चम्मच लिया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है आउटर इनसाइड, ठीक है, ये जो आउटर, बाहर सेल है, मैं बताती हूँ आउटर इनसाइड का मतलब क्या है। जो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो ये सेल का बाहर का एरिया है, ठीक है, ये सेल के बाहर का एरिया है। जो आउटर कंसंट्रेशन होगा ना वो इनसाइड से कम होगा, मतलब अंदर को ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, ठीक है, अंदर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बाहर कम होगा। तीसरा है वाटर मूव करेगा आउटसाइड से इनसाइड को। हमेशा मैंने अभी समझाया था कि मूवमेंट होती है हायर टू लोअर की तरफ की, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मूव कहाँ करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। इसका जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, ये जो लोअर कंसंट्रेशन है वो कम होगा। इसमें सेल साइज क्या होगा, अब पानी बाहर से सेल को अंदर आएगा तो सेल का क्या रहेगा, फूलेगा ना, सेल का साइज क्या होगा, एक्सपेंड होगा। यहाँ पे सेल का साइज क्या हुआ, बड़ा। ये देखिए, ये है सेल, सेल के अंदर बाहर से पानी अंदर को जा रहा है, ठीक है, तो सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये है सेल का साइज आपका बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक में सेल का साइज बढ़ता है। अब आते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, दूसरा टॉपिक है हाइपरटोनिक। इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्वेंट से। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी और पानी वाला। यहाँ पे पानी कम होगा, हमें चीनी ज्यादा डालना है एज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। या ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ये इसमें आउटर कंसंट्रेशन कम था, इनसाइड ज्यादा था। यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, आउटसाइड ज्यादा होगा, इनसाइड कम होगा। वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। वाटर कहाँ मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ। इसमें जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हाई होता है। इसमें लो होता था, इसमें हाई होता है। और इसमें सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, क्योंकि पानी अंदर से बाहर को जा रहा है। जितने भी वाटर है अंदर से बाहर को जा रहा है, तो इसमें सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक करेगा। इसमें सेल का साइज क्या किया था, एक्सपेंड किया था। अब जो तीसरे टाइप का सोल्यूशन होता है वो होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होगा। हम बिल्कुल नाप के लेंगे कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वो बोलते हैं आइसो। आइसो का मतलब भी होता है, इस वर्ड का मतलब भी होता है सेम, ठीक है। आउटसाइड और इनसाइड कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मूवमेंट होगा। जितना पानी सेल से बाहर जाएगा उतना ही पानी सेल के अंदर भी आएगा, ठीक है।
इसमें सेम कंसंट्रेशन रहेगा, इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसमें लो हुआ था, इसमें हाई हुआ था, इसमें क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे सेल का साइज कुछ नहीं चेंज होगा। जैसे यहाँ पे सेल का साइज क्या हुआ था, बड़ा था, यहाँ पे सेल का साइज क्या हुआ था, छोटा हुआ था, और यहाँ पे सेल का साइज नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। जितना पानी बाहर को जाएगा उतना ही पानी अंदर को आएगा, और इसी वजह से सेल का साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालते हैं तो अलग अलग इफेक्ट आता है। हाइपोटोनिक, अब हाइपोटोनिक में सेल को डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। हाइपोटोनिक में जब सेल को डालेंगे तो सेल का साइज क्या होगा, सिकुड़ेगा। अगर वही सेल को हम आइसोटोनिक में डालेंगे तो सेल का साइज कैसा होगा, जिस साइज के हमने सेल को डाला उसी सेम साइज का सेल होगा। तो आइए हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आपने किशमिश तो खाया होगा सबने, किशमिश, रेजिन बोलती है उसको इंग्लिश में, ठीक है, किशमिश, रेजिन। किशमिश तो सबने खाया होगा, ये नॉर्मल साइज होता है किशमिश का, ये देखिए नॉर्मल साइज है। मैंने नॉर्मल किशमिश को दो तरह का सॉल्यूशन लिया, एक लिया हाइपोटोनिक, एक लिया हाइपरटोनिक, ठीक है। किसमें सेल का साइज बढ़ता था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें सेल का साइज घटता था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये हाइपो, ये हाइपर, ठीक है। मैंने नॉर्मल किशमिश को लिया, दो तरह के सॉल्यूशन लिया, एक लिया मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक लिया हाइपरटोनिक। जब मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किशमिश को डाला तो किशमिश नॉर्मल साइज से, देखो यहाँ पे आपको सेल किशमिश का साइज इंक्रीज लग रहा है, ठीक है। तो जो किशमिश है उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मैंने उसी नॉर्मल किशमिश को किस में डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो किशमिश का देखिए नॉर्मल साइज कैसा है, अब कैसे है किशमिश का, बिल्कुल सिकुड़ गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल पानी के अंदर चला गया है। तो ये साइज क्या होगा, सिकुड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था टॉपिक वाइज। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन में जब हम सेल्स को डालेंगे तो कैसा, किस तरह से इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को जब सेल सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने प्लांट सेल को, किशमिश इज अ प्लांट सेल, जब मैंने प्लांट सेल को किस में डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो एंडोऑस्मोसिस हुआ। जब मैंने प्लांट सेल को डाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस। तो आपको याद रहेगा ना कि एंडोऑस्मोसिस कब होता है, एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एंडोऑस्मोसिस तब होता है जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्सोऑस्मोसिस तब होता है जब हम सेल को किस में डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। यहाँ पे सेल का साइज बढ़ गया है, यहाँ पे सेल का साइज कैसा हो गया, घट गया है, यहाँ पे बढ़ गया है। ये नॉर्मल किशमिश है। ये एक्सपेरिमेंट होता है, आप घर पे खुद करके देखिएगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस। एंडोऑस्मोसिस तो मैंने अभी आपको समझाया है, क्या होता है, मूवमेंट होगा वाटर का इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी जाएगा तभी तो उसका साइज बढ़ेगा। अब एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, सेल का जो पानी है ना, वो जो हमने सॉल्यूशन लिया था, हाइपरटोनिक लिया था, हाईली कंसंट्रेटेड, तो ये क्या करेगा, जो सेल के अंदर पानी है उसको भी निकाल लेगा। तो यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल से बाहर को जाएगा पानी, तो भी बोला है कि मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, मतलब सेल से बाहर को पानी आएगा। अगला है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। एक टर्म है जिसका डेफिनेशन क्या है, कोई भी लिविंग सेल जब सिकुड़ता है, श्रिंकेज इज अ सिकुड़ना, कोई भी लिविंग सेल जब सिकुड़ेगा, किसके कारण सिकुड़ता, किसमें था, एक्सोऑस्मोसिस के कारण। जब कोई भी लिविंग सेल एक्सोऑस्मोसिस के कारण सिकुड़ता है तब उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस। तो ये तीनों टर्म याद रखना है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है। तो एंडोऑस्मोसिस में पानी सेल के अंदर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस में सेल से बाहर जाएगा। प्लाज्मोलिसिस एक टर्म है, मतलब इन्हीं का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा टर्म है जो कि डिस्क्राइब किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिकुड़ने का ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था,
प्लांट सेल में जब हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को डालते थे, प्लांट सेल को डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में डालते थे, तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता था? एंडोऑस्मोसिस कब होता था? जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते थे। एक्सोऑस्मोसिस कब होता था? जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते थे। ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, वो तो हमने जितने भी अभी एक्सपेरिमेंट किए वो प्लांट सेल पे था। अब यही चीज एनिमल सेल के साथ करना है। आपको तो प्रीवियस टॉपिक में ये चीज याद होगा कि एनिमल्स सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, खाली एक आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होता है? आउटर सेल क्या होता है? सेल वॉल। वो सेल को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, और दूसरा लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब बात आती है कि सेल, एनिमल सेल में तो भाई सेल वॉल होता नहीं है, तो क्या होगा अगर मैं एनिमल सेल को इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में डालूंगी तो क्या होगा? प्लांट सेल को तो हमने डिस्क्राइब कर लिया था कि सूजे मतलब स्वैलन होगा या फिर सिकुड़ेगा या फिर सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम एनिमल सेल का, कि जब हम एनिमल सेल को 3 टाइप के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? चलिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आरबीसी। आरबीसी का सबसे नाम सुना होगा, ये ब्लड का एक सेल कंपोनेंट है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो टिश्यू है, ना कि सेल है। तो जो ब्लड है वो 3-4 सेल से मिलके बने होते हैं, मोस्टली 4 सेल से। तो उसमें जो पहला सेल है वो आरबीसी के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और एनिमल सेल के बारे में जो कि एक आरबीसी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक आरबीसी सेल लिया ब्लड का, ठीक है, उसको मैंने 2 तरह के सोल्यूशन लिए, एक लिया हाइपोटोनिक, एक लिया हाइपरटोनिक। ठीक है, मैंने जब हाइपोटोनिक में ऐसे लिया एक इधर सोल्यूशन, मैंने आरबीसी को कहाँ डाला? हाइपो में। दूसरे को कहाँ डाला? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। दोनों अलग अलग के सॉल्यूशन लिया, एक को हाइपो में डाल दिया, एक को हाइपरटोनिक में। अब मैं देखूंगी कि जब मैंने हाइपोटोनिक में डाला तो सॉल्यूशन में तब क्या हुआ था, उस सेल का क्या हुआ? आइए देखते हैं क्या हुआ। वाटर विल फ्लो इनसाइड द सेल। आपको पता है कि हाइपोटोनिक सेल में क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर से सेल के अंदर जाता है। अब क्या होगा? पानी सेल के अंदर गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? हमने पढ़ा था कि सेल का साइज कैसा होगा? बढ़ेगा। सेल का साइज कैसा होगा? बढ़ेगा। सेल बी स्वेलन एंड बर्स्ट। यहाँ पे सेल क्या करेगा? फूट जाएगा। ठीक है, तो सेल का साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। सेल वॉल तो है नहीं कि उसको प्रोटेक्ट करे, सेल वॉल होता तो उसको बचा लेता, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल से चिपक जाता है और उसको बचा लेता। लेकिन यहाँ पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो कि बहुत डेलिकेट होता है। उसके बाद क्या करेगा? सेल का साइज बढ़ेगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये देखिए वाटर अंदर गया, लाइस्ड, मर जाना होता है, ये बाहर फूट गया सेल। तो इस तरह से क्या होगा? सेल फट के मर जाएगा। तो जब मैंने एनिमल सेल को सेम सॉल्यूशन में लिया, प्लांट सेल को भी सेम लिया, तो प्लांट सेल तो जस्ट फूल जाएगा, मरेगा नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन एनिमल सेल बर्स्ट कर जाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब सेम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिया, वाटर कहाँ फ्लो करता है? आउटसाइड द सेल। मतलब ये देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल से बाहर को जाएगा। ठीक है, सेल से बाहर को जाएगा। सेल साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। सेल बिकम श्रिंक एंड डाई। सेल का सारा पानी बाहर निकाल देगा, और जब सेल के अंदर पानी नहीं बचेगा तो सेल क्या करेगा? मर जाएगा। तो एनिमल सेल को जब हम हाइपो में डालते हैं तो सेल बर्स्ट करता है, जब हाइपर में डालते हैं तो सेल क्या करता है? डाई कर जाता है, मर जाता है। अब आते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में डालेंगे तो सेल अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, ना तो मतलब जितना अमाउंट पानी जा रहा है, जितना बाहर आ रहा है, नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। तो सेल जैसा मैंने डाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये प्लांट का मैं एक्सप्लेन कर चुकी है। प्लांट में ये देखिए, ये है हाइपर में क्या होता है? पानी बाहर निकलेगा, लेकिन इसके पास सेल वॉल है तो इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या है? फ्लैसिड का मतलब होता है एज इट इज रहेगा, फूला हुआ सेम रहेगा। टर्जिड का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा होना, बढ़ जाना उसका साइज। तो ठीक है, तो एनिमल देखिए प्लांट सेल कहीं भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बर्स्ट हो गया है, यहाँ पे सिकुड़ गया है, यहाँ पे नॉर्मल है। प्लांट सेल तीनों के केस में ही नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने सेल को बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया था। एक था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा था प्रोटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे जो मेन पार्ट है सेल्स के, उसके बारे में। हमने जो सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हमने कवर अप कर दिया है, उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है।
हमने ये भी पढ़ दिया है कि सेल के अंदर आखिर सब्सटेंस किस तरह से मूव करते हैं। हमने ये भी कंप्लीट कर दिया है कि सेल में किस तरह से जब हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे तो सेल का क्या होगा, एनिमल सेल का क्या होगा, प्लांट सेल का क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे जो मेन पार्ट्स है सेल के, उसके बारे में। सबसे जो मेन पार्ट है वो सेल वॉल। ये सिर्फ किस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल में ये एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्क्राइब कर चुके हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको जस्ट याद रखना है कि सेल के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। अगला जो है वो साइटोप्लाज्म, अगला जो है वो न्यूक्लियस, अगला जो है नेक्स्ट वन इज अ सेल ऑर्गेनेले। इस टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल होता क्या है, जो सेल का एक पार्ट है, पार्ट्स ऑफ सेल में सेल का जो एक पार्ट होता है वो सेल वॉल बोला जाता है। सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, एनिमल में ये एब्सेंट होता है। नॉन लिविंग है, ये लिविंग थिंग नहीं है, ये जस्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग पार्ट है जो सेल के साइज को मेंटेन करता है, उसको शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, मतलब उस सेल को एक सपोर्ट टाइप का प्रोवाइड करता है, शेप देता है। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी होता है जब सेल ना प्रेशर करता है पानी अंदर जाने पे, तो एक टर्जिडिटी को भी प्रोवाइड करता है। अगला है प्रोटेक्ट द कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट देख रहे हैं ना आप, ये होता है सेल वॉल, सबसे बाहर वाली लेयर। और जो ये अंदर वाली है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगला है मोड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट। ठीक है, मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट। अब सेल वॉल भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है। तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट को ही बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लांट में जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से। इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो याद रखना है आपको, कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्या काम करता है, इसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रोटेक्ट करता है अंदर के जो सेल के कंपोनेंट्स है, ये इनको प्रोटेक्ट करता है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। दूसरा बना किससे होता है, सेलुलोज से। तो ये पूरा का पूरा सेल वॉल है। ये है सेल वॉल का डायग्राम। ये जो आउटर मोस्ट, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, जो कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है। अब बात आती है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो आप इसको मोस्ट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, क्या अलग है दोनों में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। ऑक्यूपाई इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में होता है। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है। जो एनिमल है उसमें जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जबकि प्लांट में जो दूसरा मेम्ब्रेन है, सेकंड मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बाद वाला मेम्ब्रेन, उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है ये नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल कैसा होता है, नॉन लिविंग, लिविंग मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ये कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तीसरा क्या है, फ्रीली परमिएबल, मतलब सेल का साइज जब बढ़ेगा तो ये भी बाहर से स्ट्रेंथ करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर सेल का साइज सिकुड़ेगा तो सेल के अकॉर्डिंग ही सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीली परमिएबल होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगला है ये रिजिड होता है, मतलब ये टफ होता है, टाइट होता है। और ये क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ लिक्विड, मोस्टली किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है। अब आता है ये किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये बना होता है सेलुलोज से, ये बना होता है लिपिड से। ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये लाइज आउटसाइड द सेल, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि एनिमल में तो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, लेकिन
प्लांट में सेल वॉल के बाद वाली जो कवरिंग होती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो एक एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये दोनों में होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट एज वेल एज एनिमल में। ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग होता है, ये फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब अपने से होके किसी भी सब्सटेंस को जाने देगा। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ही पार्टिकल को अंदर जाने देता है, सबको नहीं जाने देता है। ये रिजिड होता है, मतलब टाइटनेस प्रोवाइड करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, मूव करता है इजीली। ये सेलुलोज का बना होता है, ये लिपिड का बना होता है। जो सेल वॉल है वो सबसे बाहर होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन है प्लांट में और एनिमल में दोनों में डिफरेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में जो होगा वो सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, और जो एनिमल में होगा वो सबसे बाहर होगा, ठीक है। और काम क्या है, फंक्शन क्या है सेल वॉल का? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है अंदर के सेल के मटेरियल को। स्ट्रेंथ, शेप, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड शेप प्रोवाइड करता है, मतलब जो सेल का शेप है ना उसको मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट्स पढ़े थे ना। तो ये क्या करता है, जो सेल के अंदर पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस या मटेरियल की मूवमेंट होती है ना, कि बाहर जाना अंदर जाना, उसको कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन करवाता है। तो दोनों के जो डिफरेंस है वो याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वो है साइटोप्लाज्म, जिसको दूसरी भाषा में साइटोसोल भी कहा जाता है। दो टर्म है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। होता क्या है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट रेफर टू द सेल कंटेंट बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर, मतलब सेल का जो एक पार्ट है, कंटेंट का मतलब सेल के अंदर ही होता है, सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, मतलब बाहर से सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। एनिमल हो चाहे प्लांट में सेम बात है, क्योंकि ये वाला एनिमल में सेल प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन होता है और आउटर, तो इसके अंदर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये छोटे छोटे से पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म, तो सेल का एक कंटेंट है, सेल का एक पार्ट है, ठीक है। इट एक्ट एज द स्टोर ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल। क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट केमिकल जो सेल के लिए जरूरी है उसको स्टोर करता है, दोनों में ही, प्लांट हो चाहे एनिमल में। इट हेल्प टू डिसॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जो सेल का फालतू का वेस्ट प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, अपने में डिसॉल्व कर देता है। इट हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन। जो सेल है, सेल को सांस लेने में हेल्प करता है। क्या करता है, सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब आता है क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को छोड़ के, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलके बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल साइटोसोल। सेल साइटोसोल। तो क्या बोल रहा है इस टर्म में, इट कंसिस्ट ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलके सेल के जितने भी पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं या साइटोप्लाज्म कहा जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं कि सेल का लिक्विड वाला पार्ट, जिसमें ना सेल के जो सब्सटेंसेस है वो तैरने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज अ जेली लाइक, कलरलेस, पार्शियली ट्रांसपेरेंट, सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको कहा कि लिक्विड वाला पार्ट है, ये कैसा है, लिक्विड पार्ट होता है, मतलब पानी के जैसा होता है, ठीक है, जो सेल में सब्सटेंस को मूवमेंट कराता है। कैसा होता है, जेली जैसा होता है। जेली सबने देखा होगा, थोड़ा सा गाढ़ा, जैसे कि शहद नहीं होता है, जेली होता है, वैसे ही होता है। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के मतलब ये भी पार्शियली ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का फुल्का, ठीक है, मतलब आर पार आप हल्के से देख सकते हो, ठीक है। ये है सेमी लिक्विड, मतलब पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है। पूरी तरह से लिक्विड इसलिए नहीं है क्योंकि ये जेली लाइक है, थोड़ा शहद जैसा, ठीक है। ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, हमेशा क्या करता रहता है, ये देखिए साइटोप्लाज्म कैसा करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, ऑलवेज मूव करता रहता है, ठीक है, मोशन में रहता है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हमारे बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए। तो हम बॉडी में जो खाने में ग्लूकोज लेते हैं ना, खाने में जो बहुत कुछ होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, तो जो ग्लूकोज होता है ना उसको किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। तो सेल
या साइटोप्लाज्म का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एनिमल सेल्स में भी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, हमेशा लिक्विड पोर्शन में होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये एनिमल और ये प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, तो जो सेल का अगला पार्ट है, जो सेल स्ट्रक्चर का अगला पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, न्यूक्लियस को बोलते क्या है। जैसे हमारे बॉडी का जो ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह जो सेल है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड, मतलब ये सेल है आपका, ये सेंट्रल में जो क्या होगा वो न्यूक्लियस होगा। लार्ज साइज का होता है। सेल के अंदर हमने अभी पढ़ा बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज होता है उन सबसे बड़ा होता है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक मटेरियल। ये टर्म अभी आपने तो सुना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अब हम सब भी अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना। तो जो हमें पापा की तरह या हम में अपने मम्मी की तरह जो फीचर्स आते हैं, जो सिमिलैरिटीज आती हैं, वो इसी जेनेटिक मटेरियल्स के कारण आती है, जिसको जीन कहा जाता है। तो इसमें ये कहाँ पे होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो जेनेटिक मटेरियल है जीन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसके बारे में डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये देखिए, ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। प्लांट सेल में अलग है, एनिमल सेल में अलग है। ये देखिए, ये जो लार्जली है ना वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ठीक है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये सब दिखा रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर के कंपोनेंट है। न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम। मतलब ये सेल है, ये जो न्यूक्लियस है उसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये ऐसे है न्यूक्लियस। तो कंफ्यूज मत होना, ये सेल का डायग्राम नहीं है बल्कि न्यूक्लियस का डायग्राम है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, ये है एनिमल का, ये है प्लांट सेल का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का प्लांट और एनिमल सेल में कलर के कारण। यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें हेटेरो होता है, यूक्रोमेटिन होता है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन के वहां पे दो तरह के क्रोमेटिन पाए जाते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? ये आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर, उसी को क्रोमेटिन बोला जाता है, जो डीएनए और आरएनए को बनाने का काम करता है। ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ना उसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये सबसे जो बाहर मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो होता है छोटा सा पोर दिख रहा होगा छेद जैसा, ये इनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के कैसे क्या क्या पार्ट है? न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर। जो प्लांट में होता है बस दो एक्स्ट्रा होता है, वो है क्रोमेटिन को ही दो पार्ट होता है, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ये देखिए ये ऐसा होता है, ये हेटेरो होते हैं और उससे जो थोड़ा लार्ज साइज का होता है वो यूक्रोमेटिन होता है। ये इनको बेसिकली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? कलर स्टेनिंग से। तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस को अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, लार्ज साइज का होता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लियस के भी जो पार्ट्स हैं, हमने अभी बताया है न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है हमने अभी जस्ट पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम कि कंपोनेंट्स मतलब न्यूक्लियस किस किस से मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियस के मेनली टू कंपोनेंट होते हैं। क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म इज अ लिक्विड पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन से बना होता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा कवर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, अब ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ना ये एनवेलप होगा, इसकी कवरिंग हो गई, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियस एनवेलप। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस एनवेलप। सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
अभी मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था ना, साइटोप्लाज्म में भी ये कहा गया था कि न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी सेल के अंदर पार्ट होते हैं उसको साइटोप्लाज्म में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इधर मान लीजिए साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करता है, कौन करता है? न्यूक्लियर एनवलप। समझ आ गया? अब आता है पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। हमने बताया कि न्यूक्लियस है ना, ठीक है, यहाँ ही पे पोर होगा, यहाँ पे पोर होगा, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बाहर है, ठीक है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, लिक्विड पार्ट। तो इनके बीच जो है ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल्स का। समझ आ गया? तो क्या है न्यूक्लियर एनवलप का काम? दो मेम्ब्रेन से बना होता है, कवर करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को अलग करता है, पोर्स होता है इसमें प्रेजेंट, यहाँ पोर होगा, ठीक है, उसको न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल का किसके बीच? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच। अब हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है ना न्यूक्लियस का, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या होता है? कवर करता है न्यूक्लियर एनवलप को, ठीक है, ये न्यूक्लियर जो एनवलप है ना उसी को कवर करता है, जो यहाँ पे था प्लाज्म, ठीक है, उसी को कवर करता है। तो ये है न्यूक्लियस का कंपोनेंट। अभी तो हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनवलप के बारे में और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट होता है उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं। बेसिकली हम स्टडी इजी बनाने के लिए हम उसको पार्ट में डिस्क्राइब कर देते हैं, और ये भी है कि न्यूक्लियोप्लाज्म को दो पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया गया है, वो है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। अभी क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करते हैं न्यूक्लियोलस होता है क्या है। ये बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से। किससे बना होता है न्यूक्लियोलस? सिर्फ आरएनए और प्रोटीन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। दूसरा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, मतलब गोल होगा, स्फेरिकल इज अ राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला है प्रोड्यूस एंड असेंबल सेल राइबोसोम। इसका मेन काम क्या है? राइबोसोम सुना है आप लोगों ने? राइबोसोम क्या होता है? जो सेल के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस है उसमें काम करता है, प्रोटीन को बनाने में काम करता है। तो जब प्रोटीन बनता है ना तो उस दौरान राइबोसोम को असेंबल करवाता है, असेंबल इन द सेंस अरेंज करवाता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस भी करता है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। दूसरा है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब आता है दूसरी बात ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बनता है राइबोसोम से उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, जैसे कि न्यूक्लियोलस करवाता है। तीसरा क्या है? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। जिस तरह से आरएनए बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, तो उसको ही आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का बेसिकली क्या काम है? न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट है। न्यूक्लियस के दो पार्ट हमने पढ़े थे, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवलप। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आता है दूसरा कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? ये मिक्सचर होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये सिर्फ किसका था? आरएनए और प्रोटीन का। ये किसका है? डीएनए का भी है, आरएनए का भी, प्रोटीन, तीनों को मिला के क्या बोलता है? क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि सेल में किस तरह से होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे ऐसे होता है सेल में, ठीक है। सेल में नहीं, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें होता है। सॉरी। इट हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये पैकेजिंग वर्ड क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि भाई सेल तो छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं ना, उतने छोटे से सेल में डीएनए, आपने पढ़ा होगा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना बड़ा लंबा लंबा बड़े बड़े डीएनए कैसे आ जाते हैं? कोई भी चीज कैसे आ जाता है सेल के अंदर? सेल तो इतना छोटा है। इस वजह से आता है कि पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग क्या होता है? जो बड़े साइज के मटेरियल होती है, बड़े साइज के जो भी
पार्टिकल होते हैं उसको ना पैकेज, अब इतना बड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, इसको क्या करेगा, पैकेज करवाएगा, मतलब इसको गोल 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 फॉर्म में करवाएगा, राउंड 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 फॉर्म में इतना छोटा बनाएगा, इसको एडजस्ट करेगा और ताकि ये सेल में फिट आ जाए। अगर ये फिट नहीं आएगा तो फिर डीएनए कहाँ जाएगा, डीएनए को सेल के अंदर ही रहना है ना। तो पैकेजिंग का मतलब यही होता है कि लार्ज साइज के कंपोनेंट भी सेल के अंदर इजीली आ जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग कौन करवाता है, क्रोमेटिन मटेरियल करवाता है, उसके हेल्प से ही हम इतने बड़े डीएनए को सेल के अंदर एडजस्ट कर पाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, अभी मैंने बताया कि सेल है, सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस है, उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा धागे जैसा, उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। इट गिव्स कलर विद द स्टेनिंग, जब हम केमिकली इसको स्टेनिंग करेंगे, कलर्स के साथ वो करेंगे, स्टेन प्रोवाइड करेंगे, तो ये कलर देता है, ठीक है, कलर इम्पार्ट करता है। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि प्लांट में ये हीटेरियो होता है, यूक्रोमेटिन होता है, तो इसीलिए प्लांट में डिफरेंट कलर का देता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। तो ये थे न्यूक्लियोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स, पूरे के पूरे न्यूक्लियस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस किस तरह से काम करता है। तो न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन क्या है कि सेल को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने में हेल्प करता है। एक जनरेशन बोले तो हमारे मम्मी पापा से हम में जो आए हैं जीन्स, उसमें हेल्प करता है। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में।